हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों ने 1915 के बाद इंडिपेंडेंस के लिए कैसे स्ट्रगल किया, कौन कौन से मूवमेंट्स देखने को मिले। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश के लोगों में नेशनलिज्म कैसे फैला, मतलब अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1914 से। 1914 में कई बड़ी बड़ी पावर्स आपस में लड़ रही थी। एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में आते थे ये सारे नेशंस और सेंट्रल पावर्स में आते थे ये सारे नेशंस। इसी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोला गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वॉर में ब्रिटेन एक मेजर पार्टिसिपेंट था जो कि इस वॉर को लड़ रहा था। हमारी इंडिया के इस वॉर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर हम ब्रिटेन की ही कॉलोनी थे, मतलब ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा किए हुए था। अब चूंकि ब्रिटेन वॉर लड़ रहा था, इसलिए इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, आइए जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा था, जिसके लिए वो इंडिया में कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देता है, साथ में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके वॉर का खर्चा मैनेज कर पाए। सेकंड, वॉर की वजह से इंडिया के अंदर हर एक आइटम के प्राइजेस लगभग डबल हो गए थे। थर्ड, इंडियन लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जा रहा था ताकि उन्हें ब्रिटेन की तरफ से वॉर लड़ने भेजा जा सके। फोर्थ, उसी टाइम पीरियड में लोगों की फसलें भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इंडिया में एक्यूट फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही थी, मतलब खाने की बहुत कमी देखने को मिल रही थी। फिफ्थ, ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम इंडिया में एक एपिडेमिक भी फैल रहा था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इससे भी कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। अगर हम 1921 के सेंसस को देखें तो करीब 13 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी इसी फेमाइन और एपिडेमिक के चलते। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो इस समस्याओं के दौर में लोगों को जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो ब्रिटिश रूल के हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचा सके और उनके अगेंस्ट में आवाज उठा सके। फाइनली जनवरी 1915 में एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, जो कि साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। महात्मा गांधी अपने साथ एक आइडिया लेकर आते हैं जो कि था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का। गांधी जी का मानना था कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए वो विदाउट वेपन लड़ी जानी चाहिए, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी वायलेंस यानी कि हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी सत्याग्रह के आइडिया को इंडिया आने से पहले 1906 में साउथ अफ्रीका में भी प्रैक्टिस कर चुके थे, जहां उन्हें इस आइडिया की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। सिमिलरली जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो वे इंडिया में भी सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली 3 जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से पहला सत्याग्रह मूवमेंट था चंपारण बिहार में, जो कि 1917 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी पीजेंट्स को इंस्पायर करते हुए इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ये भी 1917 में ही किया गया था, जिसमें गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे टैक्स नहीं भर पा रहे थे। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट था अहमदाबाद में, जो कि 1918 में किया था। इसमें गांधी जी कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वर्कर्स की वेजेस बहुत कम थी, तो वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। तो ये 3 अलग अलग सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए गए थे गांधी जी के द्वारा। शुरुआत के 2 पीजेंट्स के लिए थे और तीसरा वर्कर्स के लिए था, और ये तीनों ही मूवमेंट सक्सेसफुल रहे थे। तो ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आ जाता है और वो एक लॉ पास करती है जो कि था रॉलेक्ट एक्ट। अब ये रॉलेक्ट एक्ट क्या था, आइए जानते हैं। रॉलेक्ट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसे पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंडिया के अंदर। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी इनॉर्मस पावर मिल गई थी। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करता पाया जाता था तो उसे गवर्नमेंट बिना ट्रायल के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी।
ये लॉ इतना हार्श था कि इसे ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। तो इसी रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं ताकि वो इस लॉ को अपोज कर पाए। ये सत्याग्रह नेशन वाइड सत्याग्रह था, मतलब ये जो सत्याग्रह था वो पूरी कंट्री के लिए था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के साथ होती है। इस मूवमेंट के सपोर्ट में कई सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, दुकानों को बंद कर दिया जाता है और रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और साथ में रैलीज भी ऑर्गेनाइज होने लगती हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जल्द से जल्द इन्हें कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए कई लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और तो और गांधी जी को भी दिल्ली जाने से रोक लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक सिचुएशन वॉयलेंट नहीं हुई थी, मतलब दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन 10 अप्रैल को सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन के ऊपर पुलिस फायर कर देती है, मतलब एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोली चला देती है। ये सब देखकर जनता को गुस्सा आ जाता है और वे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर देते हैं। अब ये सब देखकर गवर्नमेंट तो शांत नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट अमृतसर में मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ मतलब अब पावर मिलिट्री के पास आ गई थी और उस समय पर उस एरिया की मिलिट्री की कमांड थी जनरल डायर के पास। अब देखो क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, इसलिए कई सारे लोग मेला मनाने के लिए बाग में इकट्ठे हुए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इनमें से ज़्यादातर को तो ये पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये तो खुशी खुशी बैसाखी का मेला मना रहे थे, पर इनकी खुशी जनरल डायर को मंजूर नहीं थी। जनरल डायर आता है अपनी मिलिट्री के साथ और बाग के सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा देता है और ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है इन मासूम लोगों के ऊपर, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना गया। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ इंडिया के कई सारे शहरों में वायलेंस होने लगता है, लोग रोड्स पर उतर आते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर देते हैं और क्लशेस होने लगते हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी और ब्रूटली रिप्रेशन करने लगती है, मतलब इन्हें मारने पीटने लगती है। कुल मिलाकर सिचुएशन जो थी वो पूरी तरीके से वॉयलेंट हो गई थी। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वॉयलेंस हो। ये सब देखकर गांधी जी इस सत्याग्रह मूवमेंट को, जो कि रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में लॉन्च किया था, उसे कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। लेकिन अब गांधी जी को ये समझ में आ जाता है कि ये छोटे मोटे मूवमेंट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा मूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे, तभी मूवमेंट ब्रॉड लेवल पर होगा। अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे आते हैं, आइए जानते हैं। देखो क्या था, उस समय पर जो इंडियन मुस्लिम थे वो खिलाफत इशू पर काम कर रहे थे। अब ये खिलाफत इशू क्या था, देखो हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स इस वॉर को हार गई थी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इन हारे हुए नेशंस में एक नेशन ऑटोमन एम्पायर भी था। तो इस ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था वो था खलीफा। अब खास बात क्या थी कि जो खलीफा था उसकी सारे मुस्लिम्स रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि खलीफा जो था वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था। अब सारे मुस्लिम्स दुखी थे क्योंकि उनका स्पिरिचुअल हेड वॉर हार गया था। साथ में ऐसे रूमर्स भी फैल रहे थे कि ब्रिटेन जो है वो जीतने के बाद अब खलीफा के ऊपर एक खास पीस ट्रीटी भी इम्पोज करने वाला है। तो इस बात से मुस्लिम्स और ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए जितने भी मुस्लिम्स थे वो खलीफा को डिफेंड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। आया समझ में? तो गांधी जी को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने की। अगर हम इंडिया को देखें तो मार्च 1990 में बॉम्बे में भी एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी खलीफा को डिफेंड करने के लिए। ये इंडिया के कई यंग मुस्लिम लीडर्स के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें दो मेन लीडर थे जिन्हें अली ब्रदर्स बोला जाता है, जो कि थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो गांधी जी और इनके बीच में मास एक्शन को लेकर डिस्कशन होता है। अब दोनों ही कम्युनिटी को लड़ना ब्रिटिशर्स से ही था। एक रीज़न था स्वराज का और दूसरा रीज़न था खिलाफत इशू का। तो मोहम्मद अली और शौकत अली कहते हैं कि अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ आ गई तो खिलाफत इशू भी सॉल्व हो जाएगा और स्वराज के लिए भी एक ब्रॉड मूवमेंट होगा। गांधी जी ने कहा कि ये सही है, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यही तो मैं चाहता हूँ। इसके बाद फाइनली सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक सेशन होता है, जहाँ गांधी जी अदर लीडर्स को भी कन्वेंस कर लेते हैं साथ में एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, जो कि था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सारे हिंदू और मुस्लिम लीडर्स साथ में आ जाते हैं।
अब क्वेश्चन ये था कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही स्टार्ट करना क्यों चाह रहे थे। वाई नॉन कोऑपरेशन? तो इसका आंसर गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक हिंद स्वराज में पहले ही दे दिया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, यानी कि उनका सहयोग किया था। और अगर इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और भारत के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें। इसलिए गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। आया समझ में? आइए अब हम ये जानते हैं कि गांधी जी क्या क्या प्रपोजल्स रखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो गांधी जी कहते हैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं सबको सरेंडर करना होगा। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको बायकॉट करना होगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबको बायकॉट करना होगा। गांधी ये भी कहते हैं कि अगर इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट रिप्रेस करती है या कोई एक्शन लेती है तो फिर हम फुल सिविल डिसोबीडेंस कैंपेन लॉन्च करेंगे, मतलब फिर हम गवर्नमेंट के साथ ओवे ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मूवमेंट को लॉन्च करने की लगभग पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर अभी भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं थे। इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला इसलिए क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को बायकॉट करना होगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाह रही थी। वो ये सोच रहे थे कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनके पास थोड़ी पावर आएगी और वो कुछ मेजर चेंजेस कर पाएंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स का मानना ये भी था कि ये मूवमेंट वायलेंस क्रिएट करेगा। तो ये बातों को लेकर कांग्रेस के अंदर टसल चल रहा था। लेकिन फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है नागपुर में, जहां कांग्रेस मान जाती है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो कांग्रेस के एक्सेप्ट करने के बाद सभी लोग अब पूरी तरीके से तैयार थे इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। एंड फाइनली जनवरी 1921 में इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को शुरू कर दिया जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक में अब हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट अलग अलग जगहों पर किस तरीके से चल रहा था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शहरों में ये मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था। द मूवमेंट इन दी टाउन्स। तो टाउन्स के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था मिडिल क्लास लोगों ने। तो इस मूवमेंट के चलते टाउन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस देना बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स को पिक कर दिया। इसके अलावा लोगों ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया, मतलब विदेशों से जो सामान आता था इंडिया में उसे बायकॉट कर दिया। साथ में जो फॉरेन क्लॉथ्स आते थे, मतलब जो विदेशों से जो कपड़े आते थे, उन्हें भी जला दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? पहला, फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट आधा हो जाता है 1921 एंड 1922 में, क्योंकि लोग अब फॉरेन क्लॉथ्स को खरीद नहीं रहे थे। दूसरा, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करना बंद कर देते हैं। तीसरा, ये सब होने की वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब स्वदेशी कपड़े बनने लगते हैं और लोग भी अब फॉरेन क्लॉथ्स को छोड़कर इंडियन क्लॉथ्स यानी कि खादी कपड़ों को पहनना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मूवमेंट शहरों में तो अच्छे से चल रहा है, पर दोस्तों ऐसा नहीं था। शुरुआत में तो ये मूवमेंट सही चलता है, पर ये मूवमेंट टाउन्स में धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन क्यों हो जाता है, इसके पीछे भी रीज़न थे। पहला रीज़न था कि जो इंडियन क्लॉथ्स यानी कि खादी कपड़े थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये हाथों से बनते थे। वहीं जो फॉरेन क्लॉथ्स थे वो लोगों को सस्ते पड़ते थे, क्योंकि वो क्लॉथ्स फैक्ट्रीज में बनते थे। इसलिए लोगों ने फिर से फॉरेन क्लॉथ्स को खरीदना चालू कर दिया था। दूसरा रीज़न था इंडिया के अंदर इंडिया के खुद के इंस्टीट्यूशंस की कमी थी। इंडिया में ना ही खुद के स्कूल्स थे और ना ही कॉलेजेस थे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स थे उन्होंने फिर से वही गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। तीसरा, लॉयर्स ने भी इसी तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट कोर्ट्स को फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके पास भी कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से ये मूवमेंट सिटीज़ में कमज़ोर पड़ने लगा था, यानी कि स्लो डाउन होने लगा था। रिवेलियन इन दी कंट्री साइड। अब हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया में किस तरीके से चल रहा था। सबसे पहले हम देखते हैं पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, मतलब अवध में मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था।
अवध में क्या था कि जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार से, क्योंकि ये ज़मीनों का काफ़ी ज़्यादा रेंट चार्ज करते थे। ऊपर से ये बेकार भी कराते थे, मतलब बिना पैसों के काम भी कराते थे। इसीलिए ये पीजेंट डिमांड करते हैं रेवेन्यू को कम कराने के लिए, बेकार को ख़त्म कराने के लिए। साथ में पीजेंट ये भी चाहते थे कि ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। तो ये सब डिमांड के लिए पीजेंट्स मूवमेंट करते हैं अवध के अंदर, जिसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबर काम किया था। तो सारे किसान और बाबा रामचंद्र मिलके मूवमेंट के रूप में नाई धोबी बंद की शुरुआत करते हैं। नाई धोबी बंद मतलब ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और तुलकदारों को बेसिक सर्विसेज देना बंद कर देते हैं। जैसे कि नाई इनके बाल काटना बंद कर देते हैं, धोबी इनके कपड़े धोना बंद कर देते हैं, मतलब बेसिक सर्विसेज देना बंद कर देते हैं। एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि इन्हीं किसानों की मदद के लिए बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ओद किसान सभा भी बनाई थी, जो कि अक्टूबर 1920 में बनाई गई थी। बाद में जाकर इसकी ब्रांचेस आसपास के गांवों में भी खुली जाती है। अब दोस्तों, ये जो मूवमेंट चल रहा था किसानों का, वो धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगा था। लोग तुलकदास और मर्चेंट्स के घरों पर हमला करने लगे थे, बाजारों को लूटने लगे थे, ग्रेन्स को इकट्ठा करने लगे थे। और तो और जो लोकल लीडर्स थे वो भी पीजेंट से यही कह रहे थे कि ऐसा करने के लिए उनसे गांधी जी ने कहा है। साथ में ये भी कहा है कि तुम जाओ और सारी ज़मीनों को छीन लो। मतलब लोग अपने अपने तरीक़ों से इंटरप्रेट करने लगे थे कि जाओ और लूट लो सब कुछ। मतलब मूवमेंट काफ़ी वॉयलेंट होने लगा था। तो ये तो एक एग्जाम्पल था अवध का। इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अलग अलग गाँवों में ये मूवमेंट किस तरीके से चल रहा होगा। अब हम देखते हैं ट्राइबल पार्टिसिपेशन। मतलब अब हम ये देखते हैं कि ट्राइबल लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा। तो इसमें हमें गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो परेशान थी। इनकी परेशानी का कारण था स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज। मतलब ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे, जिस वजह से इन लोगों का जंगलों में जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। मतलब इन्हें जंगलों में जाने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इनका लाइवलीहुड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि इनका जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ था और ना ही ये फ्रूट्स और फायरवुड के लिए जंगलों में जा पाते थे। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से। ऊपर से ब्रिटिशर्स इन्हें फोर्स करते थे बेकार करने के लिए। तो इन्हीं ट्राइबल लोगों के सपोर्ट में एक व्यक्ति उभर के आते हैं जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये क्लेम करते थे कि इनके पास स्पेशल पावर्स हैं और गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये गांधी जी के आइडियाज़ की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये मानते थे कि इंडिया आज़ाद नॉन वायलेंस से नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, वायलेंस करना पड़ेगा, तभी देश आज़ाद होगा। तो अलूरी सीताराम राजू और ये सब ट्राइबल लोग मिलकर 1920s के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गोरिल्ला मूवमेंट करते हैं, जिसमें ये कई सारे पुलिस स्टेशंस पर हमला करते हैं, कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं, काफ़ी वायलेंस करते हैं। लेकिन अफसोस 1924 में अलूरी सीताराम राजू पकड़े जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन तब तक वो एक फोक हीरो बन गए थे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शायद आपने देखी होगी। देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्वराज इन प्लांटेशन। अब हम तीसरा केस देखते हैं। ये है प्लांटेशन वर्कर्स का। देखो क्या था, असम में कई सारे वर्कर्स काम किया करते थे टी गार्डन्स में। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके तहत कोई भी वर्कर बिना परमिशन के प्लांटेशन फील्ड से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन जब वर्कर्स को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, तो इन लोगों को लगा कि अब तो आज़ादी मिल गई, चलो भागो। तो कई सारे लोग प्लांटेशन फील्ड्स को छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं, पर इनको बीच में ही पकड़ लिया जाता है और इन्हें पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा मारा जाता है। तो अभी तक हमने कंट्री साइड में हो रहे कई सारे मूवमेंट्स को देखा। तो उनमें हमने क्या देखा कि लोग गांधी जी के मैसेजेस को अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर रहे थे। कुछ लोग तुलकदारों से लड़ रहे थे, कुछ लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, कुछ लोग प्लांटेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। मतलब सब लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने अपने नज़रिए से देख रहे थे। सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ऊपर से वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसी दौरान 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर कई सारे लोग एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जिस पर वहाँ की लोकल पुलिस अटैक कर देती है। तो जो लोग थे वो गुस्सा में आकर चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं
जिसमें कई पुलिसमैन जो उसके अंदर फंसे थे वो मर जाते हैं। तो इस इंसिडेंट को देखकर गांधी जी को लगता है कि मूवमेंट बंद कर देना चाहिए क्योंकि वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में बंद कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। पीछे जो कुछ भी घटा उससे गांधी जी को ये समझ में आ गया कि आगे कोई भी मास स्ट्रगल करने से पहले लोगों का प्रॉपरली ट्रेन होना ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट कैसे करना है और मूवमेंट का एम क्या है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के कुछ लीडर्स को अब ये लगने लगता है कि मूवमेंट्स पर ध्यान ना लगाकर काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि काउंसिल में रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना आसान हो जाएगा। तो इसी के लिए कांग्रेस के दो लीडर्स मिलकर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जो कि 1 जनवरी 1923 में बनाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आने वाले काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो रेडिकल लीडर्स थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। उनका कहना था कि अगर लोगों को स्वराज दिलाना है तो इसके लिए एक बड़ा मास स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ना कि इलेक्शन लड़ने की। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारी पॉलिटिक्स भी काफ़ी इम्प्रूव करती है। बेसिकली दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारी पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा शेप किया। पहला था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1929 में। तो इस डिप्रेशन के चलते इंडियन लोगों के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। इंडिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट गिरने लगता है, मतलब पीजेंट्स अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वे ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दे पा रहे थे। दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन। देखो क्या था, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया में एक कमीशन भेजा था जिसको साइमन कमीशन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कमीशन को जो लीड कर रहे थे वो थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना और कुछ चेंजेस को सजेस्ट करना, क्योंकि हमारी इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे और सातों की सातों मेंबर ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इसलिए इंडियन लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी कि एक तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रहे हैं, ऊपर से उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है। तो जब ये कमीशन 1928 में इंडिया आता है तो सारे लीडर्स मिलकर, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो मुस्लिम लीग से हो, सब मिलकर इस कमीशन को अपोज करते हैं और जोरों शोरों से गो बैक साइमन का नारा लगाते हैं। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कहीं सिचुएशन हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन, वो हमें 2 ऑफर देता है। पहला ऑफर देता है इंडिया के डोमिनेशन स्टेटस का, मतलब रूल इंडियंस का रहेगा लेकिन रहोगे तुम ब्रिटिशर्स के ही अंडर में। दूसरा ऑफर देता है कि हम मिलकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम इंडिया की फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इन दोनों ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं थी। स्पेशली जो रेडिकल लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कह रहे थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूरा स्वराज चाहिए। इसी बात को इन दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और ऑफिशियली डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज के लिए, और साथ में ये भी अनाउंस करते हैं कि वो आने वाली 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पर चूंकि उस समय पर आज़ादी नहीं मिली थी इसलिए इस बात को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ये सब देखकर गांधी जी को लगता है कि पहले लोगों को यूनाइट करना होगा, तब जाके कोई बड़ा मूवमेंट हो पाएगा। पर इसके लिए गांधी जी को कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसकी मदद से लोगों को यूनाइट किया जा सके। तो उन्हें आइडिया आता है सॉल्ट का, यानी कि नमक का। गांधी जी को लगा कि नमक एक पावरफुल सिंबल बन सकता है जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। तो इसके पीछे रीज़न थे। पहला कारण था कि सॉल्ट हर कोई कंज्यूम करता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर किसी की ज़रूरत होती है। दूसरा, उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स चार्ज करती थी नमक के ऊपर। तीसरा, सॉल्ट का प्रोडक्शन भी केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इंडियंस नहीं कर सकते थे। तो ये समस्या पूरे देश की थी, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना एज अ सिंबल कंट्री को यूनिफाई करने के लिए। आए समझ में? तो गांधी जी क्या करते हैं, 31 जनवरी को एक लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन के लिए, जिसमें गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं। और इन 11 डिमांड्स में एक डिमांड सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए भी थी। गांधी जी साथ में ये भी कहते हैं कि 11 मार्च तक अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी गई
तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन इनकी बात नहीं मानता है। तो जब गांधी जी की डिमांड्स नहीं मानी गई तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए गांधी जी सॉल्ट मार्च करते हैं, जिसे डांडी मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी 12 मार्च को अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ निकल पड़ते हैं। ये जाते हैं साबरमती आश्रम से और इन्हें पहुंचना था डांडी गुजरात। ये पूरी जर्नी 240 माइल्स की थी। तो गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स पर डे 10 माइल्स ट्रेवल करते थे। ये जर्नी पूरे 24 दिनों तक चलती है एंड फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स डांडी पहुंच जाते हैं, जहां वो इलीगल तरीके से सॉल्ट बनाते हैं और गवर्नमेंट के सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। और यहीं से बिगिनिंग होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाले और इस वाले मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। तो पहले वाले और इस वाले मूवमेंट में डिफरेंस ये था कि पहले वाले मूवमेंट में यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमें ब्रिटिशर्स के साथ केवल कोऑपरेट नहीं करना था, बस यही था। लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं था, साथ में हमें उनके लॉज को भी तोड़ना था। क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, तो उन्हें देखकर कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ने लगते हैं, फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करने लगते हैं, पीजेंट्स रेवेन्यू देना बंद कर देते हैं, ट्राइबल लोग फॉरेस्ट लॉज को तोड़ देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसके चलते कई सारे वायलेंट क्लासेस होने लगते हैं, लोगों को ब्रूटली मारा जाने लगता है। अप्रैल 1913 में अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जाकर महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस वजह से वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडिया के लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब देखकर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। और एक पैक्ट साइन होता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। तो इस पैक्ट के तहत गांधी जी से बोला जाता है कि उन्हें लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी होगी। गांधी जी एग्री हो जाते हैं एक कंडीशन के ऊपर कि उन्हें सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकालना होगा, यानी कि रिलीज करना होगा। तो ये साइन होता है। तो गांधी जी जाते हैं लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, बट जब वो वापस आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी गई थी। ऊपर से जब वो लौट कर आते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि अभी भी ज़्यादातर लीडर्स जेल में ही हैं और कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल करार कर दिया गया है। ये सब देखकर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो अब फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, और वो इस मूवमेंट को रीलॉन्च भी करते हैं। पर अफसोस 1934 तक ये मूवमेंट अपना सारा मोमेंटम लूज कर चुका था। हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, मतलब अब हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग लोगों के ग्रुप थे उन्होंने इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिच पीजेंट्स के बारे में और जानते हैं कि रिच पीजेंट्स ने इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो रिच पीजेंट्स में आते थे पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी। तो ये जो किसान थे वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, मतलब फसलें बेचकर पैसे कमाते थे। लेकिन उस टाइम पीरियड में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइजेस गिर गए, जिस वजह से इनकी इनकम भी डिक्रीज हो गई, और इसी कारण से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स या रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये चाहते थे कि जो हाई रेवेन्यू है उसे कम कर दिया जाए। पर जब 1931 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू रेट था वो अभी भी कम नहीं हुआ था। तो जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में रीलॉन्च किया तब इनमें से कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता तो क्यों करे पार्टिसिपेट। अब हम देखते हैं पुअर पीजेंट्स को। तो जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, इसलिए वे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों पर खेती किया करते थे, जिसके बदले में वे उन्हें रेंट देते थे। तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था तो ये लोग भी लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, यानी कि रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। तो जब गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट किया तो ये लोग डिमांड कर रहे थे लैंडलॉर्ड से कि उनके अनपेड रेंट को माफ़ कर दिया जाए। पर दोस्तों जो कांग्रेस थी वो इस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनसे अपसेट हो जाए। अब हम देखते हैं कि इंडिया के बिजनेसमैन ने किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो जो बिजनेसमैन थे जैसे कि मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी उस समय पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी।
फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज बना रखी थी जो कि इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी। मतलब ये खुल के ओपनली बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ये लोग चाह रहे थे कि ऐसी पॉलिसीज़ को हटना चाहिए जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हों। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि इंडिया में बाहर से फॉरेन गुड्स इंपोर्ट होते थे, तो ऐसे में इंडियन बिजनेसमैन्स को काफ़ी लॉस होता था क्योंकि फॉरेन गुड्स काफ़ी सस्ते होते थे, जिस वजह से इंडियन गुड्स बेच नहीं पाते थे। तो ये लोग चाहते थे कि इंडिया में फॉरेन गुड्स को रोक दिया जाना चाहिए ताकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स को फ़ायदा हो सके। इंडिया में इन्हीं बिजनेस क्लास को सपोर्ट करने के लिए दो फेडरेशन भी बनाई गई थी। पहली थी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में बनाई गई थी, और दूसरी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रीज जो कि 1927 में बनाई गई थी। दोस्तों, इन्हीं बिजनेस क्लास में दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला, जो कि बिजनेस क्लास को लीड कर रहे थे। तो जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं। साथ में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए फंड भी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था एक्सेप्ट नागपुर रीजन। नागपुर रीजन में वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी इस मूवमेंट में वर्कर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला था। पर जितना मिला था वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाए और उनकी पुअर वर्किंग कंडीशंस को बेहतर किया जाए। पर जो कांग्रेस थी वो इन पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट का पार्टिसिपेशन अफेक्ट हो, क्योंकि उस समय पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बड़ा रोल था इस मूवमेंट में। ऐसे में वो वर्कर्स को सपोर्ट करके इंडस्ट्रियलिस्ट को अपसेट करना नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब हमने इतने सारे लोगों के पार्टिसिपेशन को देख लिया तो वुमन कहाँ रह जाएंगी। आइए अब हम वुमेन पार्टिसिपेशन को देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो दोस्तों, इंडिया की वुमेन ने भी इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था। इनफैक्ट जब गांधी जी दांडी मार्चेस कर रहे थे तो कई सारी महिलाएं गांधी जी को सुनने के लिए घरों से बाहर आ जाती थी। कई सारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्चेस में और इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके चलते कई सारी महिलाएं जेल भी गई थीं। पर उस समय पर महिलाएं देश की सेवा को एक सेक्रेड ड्यूटी की तरह देख रही थी, मतलब देश की सेवा एक पुण्य का विषय है, इसलिए वुमेन भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी। महिलाओं के इतने सेक्रीफाइस के बाद भी उनकी लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं आता है क्योंकि उन्हें इतना अटेंशन नहीं मिला था जितना वो डिज़र्व करती थी। जहाँ तक कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस महिलाओं को किसी भी अथॉरिटी में पोस्ट या पोजीशन देने की इच्छा में नहीं थी। कांग्रेस का केवल यही इरादा था कि महिलाओं का केवल एक सिंबलिक प्रेजेंस देखने को मिले इस मूवमेंट में, जो कि देखने को मिला था। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, ऐसा नहीं था इस मूवमेंट में हर एक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया हो, बल्कि 2 ऐसे ग्रुप्स थे जिनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। पहला ग्रुप था दलित्स का और दूसरा ग्रुप था मुस्लिम्स का। तो सबसे पहले हम दलित्स का केस देखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था। आइए जानते हैं। देखो, पहला रीज़न था कि कांग्रेस जो थी वो दलित्स को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि इस मूवमेंट में हाई क्लास हिंदूज ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कांग्रेस दलित्स को सपोर्ट करके इन हाई क्लास हिंदूज को ऑफेंड करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। लेकिन भले ही कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन गांधी जी दलित्स को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी का मानना था दलित्स हरिजन है, मतलब भगवान की संतान है, और उनका ये भी मानना था कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो वो हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सोसाइटी से अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं कर देते। इसलिए जो दलित लीडर्स थे वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, जहाँ दलित लोग ही इलेक्शन लड़े, उन्हीं के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव रूल करे, मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वी.आर. अम्बेडकर जी लीड कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी। लेकिन गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रस्ताव से खुश नहीं थे। गांधी जी दलित्स को सपोर्ट कर रहे थे, पर वो सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे देने से सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट करते हैं, मतलब गांधी जी भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। गांधी जी की सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो एट दी एंड बी.आर. अम्बेडकर जी भी मान जाते हैं, पर उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है, जो कि सितंबर 1932 में साइन किया गया था, जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दिया जाता है
प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं रहेगी, रहेगी तो जनरल इलेक्टोरेट ही, पर जो सीट्स होंगी प्रोविजनल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें कुछ सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो ये था पूना पैक्ट। अब हम मुस्लिम कम्युनिटी का केस देखते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसके पीछे भी रीज़न थे। क्या रीज़न थे? देखो, हमें पता है स्टार्टिंग में जब हमने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टेंशन बढ़ने लगा था, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। जैसे कि हिंदुओं के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था हिंदू महासभा करके, ऐसे ही मुस्लिम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था मुस्लिम लीग नाम से, और जो कांग्रेस थी उसका झुकाव थोड़ा हिंदू महासभा की तरफ बढ़ने लगा था, जिस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। पर फिर भी 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलाइंस बनाने का सोचा ताकि मिलके स्ट्रगल किया जा सके। बट मुस्लिम लीग के एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की। बट जो कांग्रेस थी वो इसके लिए राजी नहीं थी। उनका मानना ये था कि सबके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट ही होना चाहिए, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। बट मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन बहुत कन्विंस करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मान जाते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए। लेकिन शर्त ये थी कि मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व करनी होगी सेंट्रल असेंबली में, साथ में बंगाल और पंजाब में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से मुस्लिम्स को सीट मिले। तो इन कॉम्प्रोमाइज़ेस को लेकर नेगोशिएशन चल ही रहा था। उसी टाइम पर यानी कि 1928 में एमआर जयकर, जो कि हिंदू महासभा के एक लीडर थे, वो इनके इस प्रस्ताव को लेकर जम के विरोध करते हैं और स्ट्रांगली अपोज करते हैं, जिसके बाद दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसीलिए जब गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। लास्ट टॉपिक है हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि लोगों में अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ, यानी कि लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे पैदा हुई। तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था यूनाइटेड स्ट्रगल। लोगों का उस समय पर एक ही विजन था, जो कि था इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ाद कराना। इसलिए लोगों में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग जग रही थी, जिस वजह से लोग यूनाइट हो रहे थे। दूसरा रीजन था कल्चरल प्रोसेस। लोगों ने धीरे धीरे अपने कल्चर के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी फोक स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, रीजनल लैंग्वेजेस, इन सब के चलते लोग अपने कल्चर्स के साथ जुड़ने लगे थे, यानी कि अपने कल्चर के साथ रिलेट करने लगे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और नतीशा शास्त्री, इनका काफ़ी बड़ा योगदान था कल्चरल प्रोसेसेस में। इन्होंने इंडियन फोकलोर्स को गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग अपने कल्चर से रिलेट करें और लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना है कि हम सब एक हैं, हमारा कल्चर एक है। आए समझ में? तीसरा है फिगर्स एंड इमेजेस। 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो नेशंस को रिप्रेजेंट करते थे डिफरेंट एलोगोरीज से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रांस की एलोगोरी थी मैरियन एंड जर्मनी की एलोगोरी थी जर्मेनिया। तो इसी तरीके से अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता था अलग अलग फिगर्स और पेंटिंग्स के थ्रू, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से 20th सेंचुरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है भारत माता से। भारत माता की इमेज सबसे पहले बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। साथ में उन्होंने भारत माता की सराहना में गीत भी लिखा था, जो कि था वंदे मातरम। इस सॉन्ग को उन्होंने अपनी बुक आनंद मठ में भी इंक्लूड किया था। इनफैक्ट जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चला था तब इस सॉन्ग को काफ़ी बढ़ चढ़ के गाया गया था। बाद में जाकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता की पेंटिंग बनाई, जिसमें जो भारत माता थी वो काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल दिखाई दे रही थी। फोर्थ है सिंबल्स एंड फ्लैग्स। लोगों में सिंबल्स एंड फ्लैग्स की वजह से भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जाग रही थी, क्योंकि जो फ्लैग होता है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे देश के लिए भी अलग अलग फ्लैग्स बन रहे थे, जैसे कि बंगाल स्वदेशी मूवमेंट में एक फ्लैग बनाया गया था जिसमें 3 कलर थे, ग्रीन, येलो और रेड। ऊपर की ओर 8 लोटस थे जो कि 8 प्रोविंसीज को एक्सप्रेस कर रहे थे। बाद में जाकर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया था जिसमें भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जो कि सेल्फ हेल्प को एक्सप्रेस करता था। फिफ्थ है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो उन्होंने लोगों के मन में ये इंटरप्रिटेशन बैठा दी थी कि इंडिया काफ़ी बैकवर्ड और प्रिमिटिव था, तो वो खुद से गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने गवर्नमेंट को हैंडल करके इंडियंस पर एहसान किया है। पर आप लोग जानते हो, हम सब जानते हैं
कि रियलिटी में तो ब्रिटिशर्स हम सबको लूटने आए थे, इन्होंने एहसान नहीं बल्कि नुकसान किया था। इसलिए स्ट्रगल के समय पर इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर रहे थे, मतलब लोगों को ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कमज़ोर नहीं थे, बल्कि एंशियंट टाइम में हम काफ़ी डेवलप थे हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट एंड एग्रीकल्चर हो, रिलीजन एंड कल्चर हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से ये ब्रिटिशर्स आए हैं तब से हमारा कल्चर डिक्लाइन करता गया है। तो अगर हमें पहले जैसी तरक्की चाहिए तो सबसे पहले तो इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना होगा, यानी कि इनसे आज़ाद कराना होगा। तो इस तरीके से लोगों में हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जगाई जा रही थी, जिससे लोगों में अपनेपन का भाव जग रहा था और नेशनलिज्म की फीलिंग जग रही थी। और इसी नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते बाद में जाकर हमें आज़ादी भी मिल जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपसे इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।